घायल कर कर उसने मुझसे पूछा, करोगे क्या फिर मोहब्बत मुझसे। घायल कर कर उसने मुझसे पूछा, करोगे क्या फिर मोहब्बत मुझसे। लहू लहू था दिल मेरा मगर होठों ने कहा बेइंतहा बेइंतहा। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जिस प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, आज उसी प्रकार से हम लोग झारखंड के श्रृंखला को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और झारखंड के श्रृंखला में हम लोगों ने पढ़ लिया था संथाल जनजाति के बारे में और संथाल जनजाति के मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में दोस्तों। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि हम लोग कल के क्लास में पढ़ चुके थे उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में, उरांव जनजाति के कला और संस्कृति के बारे में। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए और उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि उरांव जनजाति झारखंड में किस प्रकार से आए और झारखंड में कहाँ से इनका निवास हुआ, किस तरफ से आए, है ना। तो आप लोगों को उरांव जनजाति का अगर क्लास नहीं किया आप लोगों ने तो आप उरांव जनजाति का क्लास कीजिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहाँ से आप उस क्लास को कर सकते हैं। तभी इस क्लास को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है दोस्तों। और बेहतर तरीके से समझने के बाद आप पाएंगे कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आइए जानते हैं उरांव जनजाति का सबसे पहले झारखंड में प्रवेश हम समझ लें। तो झारखंड में प्रवेश उरांव जनजाति का छोटा नागपुर क्षेत्र से हुआ और ये मूल निवासी जो माने जाते हैं वो दक्कन क्षेत्र के माने जाते हैं। अगर मैं आपको दक्कन का क्षेत्र दिखाऊं तो दक्कन का क्षेत्र मूल रूप से ये जो महाराष्ट्र का इलाका है ना, महाराष्ट्र का इलाका, इसी को दक्कन का क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। इनका मूल निवास स्थान दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए कि क्या हुआ, जब ये दक्कन के क्षेत्र से छोटा नागपुर के क्षेत्र में प्रवेश किए तो आपको मालूम ही है कि झारखंड का क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, अपने जंगलों के लिए जाना जाता है, अपने वन संपदा के लिए जाना जाता है। जब इन लोगों ने छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया तो छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही, थोड़ा अच्छा से समझिएगा और नोट्स करते चलिएगा, छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही ये क्या किए कि इन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया और जंगलों को काट के उसको साफ करना शुरू किया। आप कह सकते हैं एक तरह से झूम की खेती, है ना, झूम की खेती करना प्रारंभ किया। जंगलों को काटा और जंगलों को काट करके साफ किया और उसके अवशेषों को उसी में जलाकर और मिट्टी को उपजाऊ बना दिया, है ना। और जंगलों को काट करके एक रहने योग्य भूमि का निर्माण किया। अब देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, है ना। और वो 3 क्वेश्चंस क्या होंगे कि जब इन्होंने जंगलों को काटा, है ना, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो शासन व्यवस्था वो मुंडाओं से काफ़ी मिलती जुलती है। और जब इन्होंने जंगलों को काटा, ठीक है, तो उस भूमि को भूइंहारी भूमि के नाम से जाना जाता है। किस भूमि के नाम से दोस्तों? भूइंहारी भूमि के नाम से उस भूमि को जाना जाता है जो उरांवों ने जंगलों को काट कर निर्मित किया था, है ना। और जिन उरांवों ने जंगलों को काट कर और भूइंहारी भूमि का निर्माण किया था उन्हें भूइंहर कहा गया, है ना। और जिस प्रकार से जंगलों को काट काट के और भूइंहारी भूमि का निर्माण हुआ और भूइंहारी भूमि का निर्माण होते वहाँ उरांवों की आबादी बसने लगी। और आबादी बसने के बाद, ध्यान में रखना थोड़ा, आबादी बसने के बाद उसी भूइंहारी भूमि पर गाँवों का निर्माण होते चला गया जिसे भूइंहर गाँव कहते हैं। कौन सा गाँव? भूइंहर गाँव कहते हैं। अब आप बेसिकली समझ लीजिए एक तरह से कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई उरांव जनजाति का व्यक्ति है और ये दक्कन की तरफ से आया और इसने जंगलों को क्या किया, जंगलों को काटना शुरू किया, जंगलों को काटना शुरू किया और जंगलों को काटना शुरू किया और यहाँ पर रहने लायक भूमि का निर्माण किया। तो इस उरांव को भूइंहर कहेंगे और इस जमीन को भूइंहारी भूमि कहेंगे। और इसी प्रकार से भूमि का निर्माण होते यहाँ पर जनसंख्या बसने लगी और जो जनसंख्या बसने लगी तो एक गांव का निर्माण हुआ जिसे भूइंहारी गांव कहते हैं दोस्तों, है ना, भूइंहारी गांव। अब ध्यान से समझिएगा, एक बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट आता है, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है, आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आता है कि देखिए क्या हुआ कि भूइंहर कहा गया उन उरांवों को जिन्होंने जंगलों को काटा, है ना। भूइंहारी भूमि कहा गया उन चीज़ों को जिन्होंने क्या किया कि जो जंगल काट कर जमीन का निर्माण किया गया, रहने लायक खेती करने लायक भूइंहर गांव, उसको भूइंहर भूमि कहा गया।
भूंइयर गांव, जो भूंइयर भूमि से निर्मित गांव हुए उनको भूंइयर गांव कहा गया। लेकिन जो बाद में उरांव आए, ध्यान देना है थोड़ा सा, जो बाद में उरांव आए और उन्होंने किसी भी प्रकार से मान लीजिए कि भूमि को काटा नहीं या तो फिर भूंइयारी भूमि का निर्माण नहीं किया, उनको जेठ रैयत कहते हैं या जेठ भूंइयत के नाम से जानते हैं, भूंइयर के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जेठ भूंइयर किसको कहा जाता है, तो जेठ भूंइयर वैसे उरांव जो बाद में आए और वो गांव बसे बसाए गांव में बस गए, उन्होंने किसी भी प्रकार की भूंइयारी भूमि का निर्माण नहीं किया, जेठ रैयत कहलाते हैं। अगर इनके शासन व्यवस्था को समझे तो एक गांव का प्रधान महतो होता है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए बड़ा जटिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि जिस समय महतो का चुनाव नहीं हुआ था, महतो टाइप का कोई वर्ड ही नहीं था, उस समय गांव का न्यायिक और प्रशासनिक प्रधान जो होता था वो पाहन ही होता था। न्यायिक भी, धार्मिक भी और प्रशासनिक भी प्रधान कौन होता था, पाहन ही होता था। और जो अलौकिक कार्य हुए और पुरोहिती का जो कार्य होता था वो कौन करते थे, बैगा करते थे। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है दोस्तों कि जब तक महतो का चुनाव नहीं हुआ था इनके समाज में, तब तक न्यायिक और प्रशासनिक कार्य यानी गांव बसाने का कार्य जो था वो पाहन करते थे, है ना। और लौकिक और पुरोहिती का कार्य, पुरोहिती का मतलब पंडिताई का कार्य, है ना, वो बैगा किया करते थे। इसमें आपको पाहन और बैगा दोनों को याद रखना है। लेकिन आज के डेट में अगर आपसे पूछा जाए कि पाहन और बैगा का क्या काम है उरांव जनजाति में, तो पाहन और बैगा का काम है दोस्तों कि ये धार्मिक कार्य को करते हैं और पुरोहिती का कार्य को करते हैं। धार्मिक प्रधान कौन होते हैं, पाहन होते हैं, और पुरोहिती का कार्य कौन करते हैं, तो बैगा करते हैं। आपको ध्यान में रखना है ना, इतना आप याद रखिएगा। लेकिन पाहन पर बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे गांव बसते गया, पाहन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा, और पाहन पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा तो इसकी सहायता के लिए महतो का निर्माण किया गया, जो एक तरह से समझ लीजिए कि ये गांव का मुखिया होता था। सारे प्रकार के प्रशासनिक और न्यायिक कार्य इसी के द्वारा अब संपन्न किए जाने लगे। महतो ही गांव का प्रधान होने लगा। अब पाहन के पास सिर्फ और सिर्फ धार्मिक प्रधान का कार्य बच गया। आप पाहन से एक बात समझिए, है ना, कि पाहन को सम्मान स्वरूप भूंइयारी भूमि की कुछ हिस्से दिए जाते थे, जिसे पहनई भूमि कहा जाता था। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा CNT एक्ट तो उस समय आपको बताया जाएगा पहनई भूमि क्या होती थी। जो पाहन को भूमि दिया जाता था ना गांव वालों के द्वारा सम्मान स्वरूप, उसको पहनई भूमि कहा जाता था। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पाहन से, कि किसी भी कुंवारे लड़के को पाहन नहीं बनाया जाता था, है ना। कुंवारे को किसी भी पाहन नहीं बनाया जाता था। जब भी पाहन बनेगा तो शादीशुदा व्यक्ति ही पाहन बनाया जाता था। कुंवारे लड़के को पाहन बनने की अनुमति नहीं थी, है ना। महतो से समझिए कि जब पाहन ने इसको नियुक्त किया तो ये गांव का प्रधान बन गया, और प्रशासनिक और न्यायिक जो कार्य थे वो महतो के हाथ में आ गए, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, महतो की सहायता के लिए एक और पद का सृजन किया गया जिसको मांझी कहते हैं, और ये महतो का सहयोगी होता है। और महतो के आदेश को गांव-गांव के जन जन तक ये पहुंचाता है। महतो के आदेश को मांझी महतो का यहाँ पर सहायक है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं था, मांझी गांव का प्रधान होता था, लेकिन यहाँ पर गांव का प्रधान महतो है और मांझी उसका क्या है दोस्तों, सहायक है ना। अब आइए हम जानते हैं थोड़ा सा कि पंच किसको कहते थे। तो वरिष्ठ नागरिकों का जो संघ होता था, जैसा कि आपने पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाकर पिछले क्लास को देखिए। मांझी परगना शासन व्यवस्था में वरिष्ठों के संघ को यानी वृद्ध व्यक्तियों के संघ को क्या कहा जाता था, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बहुत अच्छे तरह से इसको देखिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें वरिष्ठों के संघ को पंच कहा जाता था। आप जरूर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में वरिष्ठों के संघ को यानी वृद्धों के संघ को, जो मांझी को सहायता करते थे निर्णय लेने में, उनको क्या कहा जाता था। आइए जानते हैं आप कि इनमें पड़ाहा पंचायत क्या होता है। ये सबसे बड़ी संस्था होती है दोस्तों इनके शासन की। पड़ाहा पंचायत क्या होता है, अगर हम बात करें तो पड़ाहा पंचायत में क्या महिलाओं को शामिल किया जाता है, तो हाँ, पड़ाहा पंचायत में महिलाएं भी अधिकारी हो सकती हैं, महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप देखिएगा कि आदिवासी समाज में या तो फिर किसी भी समाज में महिलाओं को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था उस समय के समय में, लेकिन इसमें क्या था कि महिलाओं को भी शामिल किया गया था।
ध्यान से समझिए कि पढ़ा पंचायत का निर्माण किस प्रकार से होता था। चाहे तो 7 गांव को मिला के पढ़ा पंचायत का निर्माण कर दे, चाहे 12 गांव को मिला के पढ़ा पंचायत का निर्माण कर दे, या 21 या 22 गांव को मिला के पढ़ा पंचायत का निर्माण कर दे। यानी कि पढ़ा पंचायत का अर्थ है कि ये गांवों का समूह होता था, द ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे ये, और उनका एक प्रमुख चुना जाता था जिसको पढ़ा राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? पढ़ा राजा, है ना। 7 गाँवों को मिला के, 12 गाँवों को मिला के, या तो फिर 21 या 22 गाँवों को मिला के एक पूरे पढ़ा पंचायत का निर्माण किया जाता था जिसको कहा जाता था पढ़ा पंचायत, और इसके प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता था। अब देखिए, मान लीजिए कि 7 गो गाँव है समझे, 7 गो गाँव है, तो इन 7 गाँवों में से 4 गाँवें आरक्षित होती थी। 12 गाँव हैं, उनमें से भी 4 गाँवें आरक्षित होती थी। 21 या 22 गाँव हैं, उनमें से भी 4 गाँव आरक्षित होती थी। और ये आरक्षित किसके लिए होती थी भाई? तो पढ़ा पंचायत के लोगों के लिए आरक्षित होती थी, और उसीलिए पढ़ा पंचायत के पहले गाँव को राजा गाँव कहा जाता था या पढ़ा राजा गाँव कहा जाता था। दूसरे गांव को दीवान गांव कहा जाता था, तीसरे गांव को पनेरे गांव कहा जाता था, और चौथे गांव को कोतवार गांव कहा जाता था। अब जो शेष गांव बच गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 7 गांवों वाला पढ़ा पंचायत है तो उसमें से 4 गांव तो इनमें बट गया, है ना। तो जो शेष गांव 3 गांव बच गया उसको प्रजा गांव कहा जाता था। दोस्तों याद रखना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, कि कोतवार गांव, पनेरे गांव, दीवान गांव और राजा गांव किस में विभक्त मिलते हैं, किस जनजाति में? तो उरांव जनजाति के पढ़ा पंचायत में विभक्त मिलते हैं ये, है ना। पढ़ा पंचायत का कार्य क्या होता था? तो ये गांव और गांव के बीच के विवाद का क्या करता था? निपटारा करता था। और दूसरा, निष्कासन संबंधी, है ना, किसको समाज से निकालना है, किसको उरांव जनजाति के समाज से निकालना है, इसका निर्णय कौन लेता था दोस्तों? तो इसका निर्णय पढ़ा पंचायत के राजा लेते थे, पढ़ा राजा लेते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको यहाँ पर। अब समझिए, एक बड़ा अच्छा यहाँ पर कंसेप्ट आता है, दूध भैया गांव और अंतर पढ़ा गांव क्या होता है। जैसे कि समझिए दोस्तों, आप समझिए यहाँ पर कि दूध भैया गाँव, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दूध भैया गाँव क्या होता है पढ़ा पंचायत में, और अंतर पढ़ा गाँव का होता है। जैसे समझिए कि 7 गाँवों का ये पढ़ा पंचायत है, और एक और पढ़ा पंचायत है वो भी 7 गाँवों का है। सपोज कीजिए, चाहे 12 गाँव का भी रह सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी 2 पढ़ा पंचायत है, 7 गाँव का एक पढ़ा पंचायत है और दूसरा है 7 गाँवों का पढ़ा पंचायत। अब इसमें से कोई गाँव चाहता है कि नहीं, मेरा विकास इसमें नहीं हो रहा है, हम निकल के और इस पढ़ा पंचायत में क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। यानी एक गाँव इसमें से निकल करके और इसमें चला गया, यानी कि इसमें बच गई 6 की संख्या और इसमें बच गई 8 की संख्या। इसमें एक बढ़ गया, इसमें एक घट गया। लेकिन अब तो ये नियमों के खिलाफ है दोस्तों, है ना, कि 7 गांवों से निर्मित ही क्या होना चाहिए? पढ़ा होना चाहिए। 6 गांवों का अब तो कम होते चल गए हैं, लेकिन उस समय के हम लोग बात कर रहे हैं कि 7 गांवों से निर्मित ही पढ़ा पंचायत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो गया? 7 गाँव हो गया, है ना, चिड़िया निकल के उड़ गई, है ना। तो 7 गांव हो गया, तो 7 गांव में से एक गांव इसमें चला गया, तो 8 इसमें, 6 इसमें। अब सबसे बड़ा बात है दोस्तों कि ना यही पढ़ा पंचायत के अंतर्गत आया, ना यही पढ़ा पंचायत के अंतर्गत आया, क्योंकि इसमें 6 हो गए और इसमें 8 हो गए। तो इस परिस्थिति में क्या कहा जाता है कि आप क्या कीजिए, आप इसमें जाके मिल जाइए, क्योंकि आपका विकास होगा अगर आपको लगता है तो, लेकिन आपका संबंध इस पढ़ा पंचायत से खत्म नहीं होगा। आ रहा है समझ में बात, कि आपका संबंध इस पढ़ा पंचायत से खत्म नहीं होगा। यानी कि ये जो एक गांव इसमें जाके मिला है, इसका संबंध इस पढ़ा से भी रहेगा, और चूंकि इसमें तो शामिल है तो इसमें तो रहेगा ही रहेगा, है ना। इसी एक को दूध भैया गांव कहा जाता है। दूध भैया गांव का डेफिनेशन अगर हम लिखें तो जब कोई गांव एक पढ़ा से निकलकर दूसरे पढ़ा में प्रवेश करता है तो उसका संबंध पहले पढ़ा से खत्म नहीं होता है। इस प्रकार के गांव को दूध भैया गांव कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। दूध भैया गांव किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। जैसे कि आप याद कीजिए, जब हम लोग बचपन में खेल खेलते थे, है ना, तो जो बुतरुआ रहता था, छोटका छोटका बचपन, है ना, उसका तो कोई मोल मतलब नहीं होता था, लेकिन रोने लगता था कि नहीं हमको भी खिलाओ, हमको भी खिलाओ, पत्थर उथर उठा के मार देता था, है ना। तो पत्थर उथर उठा के मार दिया, पत्थर वही सब, है ना, तो मारने लगा तो उन लोग को बोलते थे अच्छा ठीक है इसको भी रख लेते हैं, ये दूध भात रहेगा,
दूध भात का अर्थ क्या है कि उसका गिनती नहीं होगा, वो है तो शामिल लेकिन गिनती नहीं होगा। बस यही चीज़ यहाँ भी है दोस्तों कि दूध भैया गाँव क्या है कि निकल के जाएगा तो इसमें, है ना, लेकिन इसका गिनती दूध भैया गांव के तहत पहले वाले पढ़ा में होगा, याद रखिएगा। अब देखिए कि अंतर पढ़ा गांव क्या है। अंतर पढ़ा गांव का अर्थ होता है, ध्यान से समझिए, कि जब किसी पढ़ा में ये जो एगो गया है ना शामिल हुआ है, एगो जो शामिल हुआ है इसमें, तो इसमें संख्या तो बढ़ गई पढ़ा की, 7 गो होना चाहिए था, 8 गो गया। अगर 12 रहता तो 13 हो जाता, 21 रहता तो 22 या 23 हो जाता। समझ में आ रहा है बात, है ना। तो जो एक गांव एक्स्ट्रा शामिल हो गया है ना, वो एक्स्ट्रा गांव वाले यानी पढ़ा की संख्या से ज़्यादा जिसमें गांव शामिल होंगे उसको अंतर पढ़ा गांव कहा जाएगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये याद रखिएगा। मैंने आज पढ़ा पंचायत को समाप्त कर दिया, जो कि उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था थी दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ेंगे मुंडा जनजाति के बारे में, मुंडा जनजाति के कला और संस्कृति के बारे में और मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में, है ना। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, नित प्रतिशत दे रहा हूँ। आप भी समर्थन करें ताकि मैं ऑफलाइन क्लासेस ले सकूँ दोस्तों, और ऑफलाइन क्लासेस लेने के बाद, है ना, आपका तैयारी बेहतर तरीके से करवा सकूँ। ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद।